हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल भटनागर एंड आई एम फ्रॉम बी एकलव्य। आपने मेरी हर वीडियो में सुना होगा कि मैं कहता हूँ आई एम फ्रॉम बी एकलव्य। आज हम बी एकलव्य के बारे में ही बात करने वाले हैं कि बी एकलव्य है क्या। जैसे कि आपको दिख रहा है कि बी एकलव्य इंडिया का न्यू एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पे न्यू का मतलब ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स है हमने उनको सॉल्व करने का, रिजॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये जानते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम्स थी और उनको हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। बी एकलव्य की टैगलाइन है कि पढ़ने पढ़ाने के ऐसा तरीका है जिसमें रिवीजन करने और याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पिछली वाली वीडियो में बात की थी याद करने के ऊपर, समझने के ऊपर। अगर बच्चा याद कर रहा है तो भूलेगा जरूर, और याद कर रहा है तो सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हमने बच्चे को याद करने से हटा दिया, समझने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो बच्चे को ना याद करने की जरूरत पड़ेगी और ना रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये कुछ की पॉइंट्स है कि अगर कोई स्कूल, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बी एकलव्य का स्टडी प्रोसेसिंग मेथड इंप्लीमेंट करवाता है, कोई बच्चा उसे फॉलो करता है, तो उसे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होगी, जो बच्चा है वो 3 से 5 महीने के अंदर अपना सिलेबस खुद करने के लायक बन सकता है। खुद करने के लायक का मतलब है कि बिना टीचर के समझाए खुद कैसे समझ सकता है। हमने समझने के ऊपर बात की कि बच्चा कैसे समझ सकता है। अगर आपने एक बच्चे को रीडिंग सिखा दी तो वो बच्चा किसी भी क्लास की बुक को रीड कर सकता है खुद से, आपको दोबारा पढ़वाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर बच्चे को हमने समझना सिखा दिया तो चीजों को खुद समझ सकता है। सेकंड पॉइंट है कि बच्चे को दोबारा याद करने या रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे रटने की, उसे बार बार उसको बोल कर, लिख कर, किसी भी तरीके से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है हमारा कि अगर बच्चे ने याद नहीं किया है तो उसे डर नहीं लगेगा भूलने का, तो जो उसके एग्जाम्स होंगे वो फियरलेस होंगे। यहाँ पे फियरलेस का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई चीज समझी है, कोई चीज मुझे पता है, कोई चीज मेरे दिमाग में है, आप उसका एग्जाम कभी भी लें, मेरे पास वो रहेगी। अगर मुझे साइकिल चलानी आती है तो किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी समय में मैं उसे आपको चलाकर दिखा सकता हूँ। अगर मुझे खाना बनाना आता है, आप मुझे सामान दीजिए, मैं आपको बनाकर दिखा सकता हूँ। अगर बच्चे ने कोई चीज समझी है, कोई चीज बच्चे को आती है, तो किसी भी समय उसको आपको बनाकर दिखा सकता है। अगले पॉइंट से हमारे, जो बच्चा है वो अपने काम को रुचि से, एंजॉय के साथ करेगा। अगर आपने स्टडी में गौर किया होगा कि बच्चों की रुचि नहीं होती है। अगर कोई चीज मैं आपके ऊपर थोपूं, मैं आपके पीछे लगा रहूं, मैं आप पे थोपता रहूं चीजें, तो आपको मजा नहीं आएगा। आपने अगर गौर किया होता, क्लास में भी ऐसा ही होता है। हम बच्चों के पीछे लगे रहते हैं पर बच्चों को उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि बच्चे खुद नहीं कर रहे होते हैं। उनके अंदर से इच्छा जागृत नहीं हो पाती है। उस इच्छा को जागृत करने का काम बी एकलव्य करता है। बच्चे, जैसे मैंने बात की, बच्चे अपने टॉपिक्स को खुद कर सकते हैं, अपने सिलेबस को खुद तैयार कर सकते हैं, ना सिर्फ अपनी क्लास का बल्कि बड़ी की क्लास का। अगर बच्चे को रीडिंग आती है, वो क्लास 5th का बच्चा है, तो क्लास 6th की बुक को रीड भी कर सकता है, क्लास 8th की बुक को भी रीड कर सकता है। अगर क्लास 5th के बच्चे को समझना आता है तो वो चैप्टर्स है उनको भी तैयार कर सकता है और आगे वाली क्लास के चैप्टर्स को भी तैयार कर सकता है। बच्चे को एम्पावर किया जाता है लाइफ स्किल से। लाइफ स्किल्स का मतलब है हम बच्चे की जो बेसिक स्किल्स होती हैं उन्हें डेवलप करवाने के बजाय दूसरी स्किल सिर्फ आगे बढ़ जाते हैं। हम बच्चे की सिंगिंग स्किल, डांसिंग स्किल को डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। हम बाकी दूसरी स्किल्स को देखने लग जाते हैं कि बच्चे को ऐसी कौन सी स्किल्स है जिन्हें डेवलप करवा दें तो वो आगे चल के अपने आय के काम में स्किल्स को ले सके। लेकिन बच्चे की जो मेन बेसिक स्किल्स है हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। हमने रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल पे ध्यान नहीं दिया, हमने ट्रांसलेशन स्किल पे ध्यान नहीं दिया, हमने इमेजिनेशन स्किल पे काम नहीं किया, हमने विजुअलाइजेशन स्किल पे काम नहीं किया, हमने अंडरस्टैंडिंग स्किल पे काम नहीं किया, हमने पब्लिक स्पीकिंग स्किल पे काम नहीं किया कि बच्चा खुद बोल सके लोगों के सामने। मुझे बहुत था ज्ञान है लेकिन लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहा, तो क्या फायदा उस ज्ञान का। अगला हमारा पॉइंट है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, जिसे मैंने बात की। अगर पब्लिक स्पीकिंग स्किल है तो जो आपके पास है आप सामने वाले के सामने रख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत आता है लेकिन आप सामने नहीं रख पा रहे तो किसी काम का नहीं है। अब कुछ सवाल हर एक पेरेंट से, हर एक स्कूल वाले से, हर एक टीचर से, आप कैसा स्कूल चाहते हैं जो आपके बच्चों को सिलेबस पूरा करवाए, उन्हें समझाता रहे या उन्हें समझने लायक, उनका कोर्स को, उनके सिलेबस को करने लायक बनाए। कैसा स्कूल चाहते हैं आप। अगला सवाल, आपके बच्चे के पास आप टेम्परेरी नॉलेज चाहते हैं या परमानेंट नॉलेज चाहते हैं। अगर बच्चे ने याद किया है तो वो टेम्परेरी है, और अगर बच्चे ने खुद समझा है तो वो परमानेंट है। अगर क्लास 8th का बच्चा है तो क्या उसे क्लास 6 का याद है, क्या उसे क्लास 7th की वो चीजें जो उसने पढ़ी थी, जो अपना समय पर पूरा साल भर दिया, क्या उसे वो आता है, क्या उसे पता है कि जो मैंने समझा वो किस काम का है, मेरी जिंदगी में क्या इस्तेमाल है। अगर उसे सारी चीजें पता है तो उसके पास परमानेंट नॉलेज है, और उसे चीजें नहीं पता तो उसके पास टेम्परेरी नॉलेज है। अब आपको देखना है कि आप कैसा स्कूल बनना चाहते हैं। एक टीचर होते हुए आप कैसा सिस्टम चाहते हैं, पेरेंट्स होते हुए आप कैसा स्कूल चाहते हैं, कैसा सिस्टम चाहते हैं कि मेरा बच्चा किस सिस्टम से पढ़े, किस स्कूल में पढ़े। अगला पॉइंट है
ऐसा स्कूल चाहते हैं कि जहाँ पे बच्चा सिर्फ सीखने आए या सीखने और सिखाने आए। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, हम कोई चीज़ तभी बहुत अच्छे से सीख पाते हैं जब हम उसको सिखाएं, और हकीकत कहें तो हम तभी उस चीज़ को सीखते हैं जब हम सिखाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका स्कूल कैसा है, जहाँ पे सीखने और सिखाने के ऊपर काम चलता है या सिर्फ सीखने के ऊपर काम चलता है। अगला पॉइंट है, जहाँ बच्चा बोझ समझ के पढ़ाई करे या मौज समझ के पढ़ाई करे। अगर बच्चे की इच्छा अंदर से है तो वो मौज है, और अगर टीचर ने थोपा है, किसी ने भी थोपा है, टीचर है, पेरेंट्स है, स्कूल मैनेजमेंट है, कोचिंग टीचर्स है, किसी ने अगर थोपा है तो वो बोझ है। जब तक अंदर से आवाज ना आए तब तक वो काम बोझ होता है, और आवाज अगर अंदर से आ गई तो वो काम मौज होता है। आपको डिसाइड करना है आपको कैसा स्कूल चाहिए, जो बच्चों को चैप्टर समझाए, उन्हें सुनाए, उन्हें दिखाए, उन्हें बताए, या बच्चों को करने लायक, समझने लायक। सिर्फ टॉपिक को नहीं समझना है, जिंदगी का उद्देश्य, इस शिक्षा का उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य टॉपिक को समझना नहीं है, खुद को समझना है। ये टॉपिक्स, ये बुक्स, ये सब कुछ, ये पूरा सिस्टम समझने लायक बनाने का ही है, ताकि बड़े होकर वो खुद को समझ सके। अगर वो चैप्टर नहीं समझ पा रहा है, वो अपने टॉपिक्स को नहीं समझ पा रहा है, अपने सिलेबस को नहीं समझ पा रहा है, तो क्या वो अपनी जिंदगी को समझ सकता है? क्या वो अपने भाई बहन को समझ पाएगा? क्या वो अपने समाज को समझ पाएगा? क्या वो अपने देश को समझ पाएगा? अगर आप उसे लगातार समझाते रहेंगे तो समझने लायक कब बनेगा? ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा स्कूल चाहिए। यहाँ बच्चे को पढ़ाई के लिए कहना पड़े, खुद को समझने के लिए, सिलेबस को समझने के लिए कहना पड़े, होमवर्क करने के लिए कहना पड़े, या बच्चा खुद उसको करे, अपने स्वयं से इच्छा से करे, ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कैसा स्कूल चाहिए। जहाँ टीचर आगे आगे रहे और बच्चा पीछे पीछे रहे। आगे का मतलब, जैसे इस वक्त मैं बोर्ड पर हूँ तो मैं आगे हुआ, अगर कोई यहाँ पे सुन रहे हैं तो पीछे है। इसी तरीके से आपके स्कूल में या तो टीचर यहाँ पे रहेंगे या बच्चे यहाँ पे रहेंगे। अगर बच्चा यहाँ पे है तो टीचर और बच्चे दोनों आगे हैं। अगर आगे टीचर है, टीचर आगे रहेगा और बच्चे पीछे रहेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा स्कूल चाहिए। जहाँ पे टीचर के द्वारा डिसीजन लिए जाए या बच्चे के द्वारा डिसीजन लिए जाए। अगर मैं डिसीजन ले रहा हूं तो डिसीजन लेने की प्रैक्टिस किसकी हो रही है, डिसीजन लेने की आदत किसे लग रही है, डिसीजन लेना किसे आ रहा है। क्लास के अंदर डिसीजन कौन लेता है, टीचर या बच्चा। सिलेबस का डिसीजन कौन लेता है कि आज कौन सा सब्जेक्ट होना है, आज कौन सा चैप्टर होना है, डिसीजन कौन लेता है। इसे कैसे करना है, इसका डिसीजन कौन लेता है। सिलेबस तो बहुत दूर की बात है, अगर हम बच्चे को इस डिसीजन लेने लायक नहीं बना पाए कि बच्चे को कब जाना है और कब आना है, तो क्या फायदा है ऐसी स्कूलिंग का जहाँ पे बच्चों की बात पूछनी पड़ रही है कि मुझे जाना है, मुझे आना है। ये छोटे छोटे डिसीजन भी अगर बच्चे नहीं ले पा रहा तो ऐसी शिक्षा का क्या उद्देश्य, क्या मतलब बन रहा है ऐसी शिक्षा का। अगला पॉइंट, जहाँ प्लानिंग टीचर के द्वारा बनाई जाती हो या बच्चे के द्वारा। जैसा कि मैंने बात की, अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ तो प्लानिंग बनाना मुझे आएगा। अगर डिसीजंस मैं ले रहा हूँ तो डिसीजन लेना मुझे आएगा। अगर प्लानिंग बच्चे बना रहे हैं कि आज हम ये वाला सब्जेक्ट का ये चैप्टर करेंगे, तो प्लानिंग बनाने की आदत, प्लानिंग बनाना कौन सीखेगा, बच्चा। लेकिन स्कूल्स में अभी प्लानिंग कौन बना रहा है, अभी प्लानिंग कौन कर रहा है, डिसीजन कौन ले रहा है, ये आप अच्छे से जानते हैं। जहां लीडर टीचर बने और बच्चे फॉलोअर बने, या दोनों ही लीडर बने। जो दूसरे को लीड करना सिखाए, जो दूसरे के डर को लीड करना सिखाए, वो लीडर है। अगर टीचर बच्चों के डर को निकाल रहा है तो वो लीडर है और सामने वाले को लीडर बना रहा है। लेकिन अगर मैं आप समझा रहा हूं तो मैं लीडर हुआ और आप मेरे फॉलोअर हुए। आप जानते हैं आपके स्कूल्स में लीडर कौन है और फॉलोअर कौन है, या तो दोनों ही लीडर होंगे या एक फॉलोअर होगा और एक लीडर होगा। ये आपको तय करना है कि आपका स्कूल कैसा है और आपको कैसा बनना है। इस वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि अभी आप कैसे हैं, आप इस बात को समझे कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पर जाना है। इस गैप को आपको देखना है। अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको सामने नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। आइए अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट है जहाँ बच्चे को टॉपिक्स याद करने पड़ रहे हैं, उसे रटना पड़ रहा है, या वो समझने लायक बन गया है और अपने टॉपिक्स खुद बना रहा है। मैं बात बार बार समझ के ऊपर लेके आ रहा हूँ क्योंकि पूरी शिक्षा प्रणाली का मतलब से समझने से है। अगर बच्चा समझने के लायक, अगर बच्चा सोचने, तुलना करने और समझने के लायक बना दिया आपने, और कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीन काम अगर बच्चे को आ गए, वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, आपको उसे करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ सकती। अगला टॉपिक है, अगला हमारे पास पॉइंट है, कंपटीशन वर्सेस कॉपरेशन। हमारे आज जितने भी स्कूल्स हैं वो कंपटीशन कर रहे हैं, स्कूल ऑनर कंपटीशन कर रहे हैं, हमारे स्कूल्स कंपटीशन कर रहे हैं, हमारी क्लासेस कंपटीशन कर रहे हैं, हमारे बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं।
या तो आप बच्चों के अंदर कंपटीशन पैदा कर सकते हैं कि मैं तेरे से आगे, तू मेरे से आगे, मैं तेरे से पीछे, तू मेरे से आगे, या उन्हें कोऑपरेट करना सिखा सकते हैं। अगर सिर्फ सीखते रहेंगे तो कंपटीशन होगा उनके अंदर, और अगर सीखेंगे और सिखाएंगे तो कोऑपरेट करेंगे। मुझे जो आता है अगर मैंने दूसरे को सिखा दिया तो मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, हम दोनों का लेवल एक है। इस समाज को आप कैसा देखना चाहते हैं, जो एक दूसरे से तुलना करे कि मैं तेरे से आगे, तू मेरे से पीछे, या कोऑपरेट करे, मुझे आता है ये मैं आपको सिखाऊं, जो आपको आता है वो मुझे सिखाएं। कैसा समाज आप देखना चाहते हैं? जैसा समाज आप देखना चाहते हैं वैसी क्लास आप देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में कंपटीशन नहीं कॉपरेशन हो, तो ऐसे स्कूल्स बनाइए, ऐसे क्लासेस बनाइए जहां पे कंपटीशन नहीं कॉपरेशन के ऊपर बात हो रही हो। अगला पॉइंट है, जहां बच्चे 12 महीने में एक कोर्स को पूरा करें या फिर 3 से 5 महीने के अंदर पूरा कर दें। जो बुक्स आपके पास है, आपने गौर किया होगा एनसीईआरटी हमारा सीबीएसई बुक्स को कम करते चले जा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि बच्चे शायद इस लायक नहीं कि 12 महीने अपना कोर्स पूरा कर सके। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये कोर्स इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि बच्चे नहीं कर सकते? बिल्कुल है। अगर टीचर करवाएगा तो 12 महीने जरूर लगेंगे, लेकिन अगर बच्चे की सोचने और समझने की शक्ति बढ़ गई है तो 3 से 5 महीने खुद में कर सकता है। 3 से 5 महीने लगेगा बच्चे को खुद करने के लिए, अगर उसकी सोचने और समझने की शक्ति को हमने बढ़ा दिया। अगला पॉइंट है नंबर 1 बनना वर्सेस ओनली 1 बनना। अगर आप कंपटीशन करेंगे तो आप नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे, और आप कॉपरेशन करेंगे तो ओनली 1 की तरफ बनेंगे। भगवान ने हर बच्चे को ओनली 1 बनाया है, नंबर 1 नहीं बनाया है, ओनली 1 बनाया है। हर बच्चे को अलग अलग बनाया है, ओनली 1 है वो। आप उस बच्चे को नंबर 1 बनाने में क्यों लगे हुए हैं? आप अपने आप को नंबर 1 बनाने में क्यों लगे हुए हैं, जबकि आप ओनली 1 है? आपका स्कूल ओनली 1 होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए, ये समझ आपके पास होगी, मुझे पता है। हमारे अगले पॉइंट्स हैं, जहां बच्चा लेक्चर सुने या एक्सप्लेन करे। बच्चा अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो डिप्रेस होगा, डिप्रेशन में जाएगा। आपने बच्चों को देखा होगा कि जो बच्चा जितना ज्यादा लेक्चर सुनता है वो उतना ज्यादा डिप्रेस होता रहता है, डिप्रेशन में जाएगा वो बच्चा। जो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपनी चीजों को बाहर निकालना सीखेगा, वो एक्सप्रेशन की तरफ जाएगा, उसे डिप्रेशन कभी नहीं हो सकता। आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन से बच्चे को चाहते हैं। ये या जो शब्द है बहुत छोटा है, लेकिन इसकी दूरी बहुत है। हर एक हमारे पॉइंट्स में आपको एक ही शब्द बदला हुआ नजर आएगा। इधर लेक्चर है और इधर एक्सप्लेन है, एक ही शब्द है। इस एक शब्द की दूरी को ही आपको तय करना है। ये एक शब्द छोटा सा है लेकिन दूरी बहुत बड़ी है। ये तय करना, इसकी दूरी को तय करना आपके हाथों में है।